एक ऐसे दृश्य के बारे में सोचिए जहां जहां गलत प्यास से बुरी तरह सूख रहा हो। हाँ, ये बहुत ही तकलीफदेह स्थिति होती है किसी के लिए भी। बिल्कुल। और तस्वर कीजिए कि सामने पानी से भरा एक घड़ा रखा है, लेकिन उसको छूना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका जन्म एक विशेष परिवार या जाति में हुआ है। सही कहा। आज जिन दस्तावेजों और ऐतिहासिक वृत्तांतों को हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो हमें ठीक इसी अमानवीय परिस्थिति के बीच ले जाते हैं। ये सच में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला मुद्दा है ना? ये कोई आम कहानी नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन से जुड़ा हुआ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण है जो ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे एक व्यक्ति का सबसे गहरा, सबसे निजी दर्द, उसका ट्रॉमा, हाँ, उसका ट्रॉमा कैसे एक पूरे राष्ट्र के संस्थागत और कानूनी ढांचे को बदलने वाले ब्लूप्रिंट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु यही है कि हम आघात या ट्रॉमा को किस तरह प्रोसेस करते हैं। मतलब एक बच्चा इसको कैसे देखता है? एग्जैक्टली। जब किसी समाज का पूरा ढांचा ही एक बच्चे को ये एहसास दिलाने के लिए डिजाइन किया गया हो कि उसका कोई मोल नहीं है, तो वहां से निकलने वाले परिणाम अक्सर या तो आत्मविनाशकारी होते हैं या फिर बेहद हिंसक। और यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना खास बनाती है। अगर हम स्कूल के उस दिन के वृत्तांत को देखें, मास्टर द्वारा उस बच्चे को बाकी कक्षा से अलग थलग बैठाया गया है। कोई सहपाठी उसे छूने को तैयार नहीं है, कोई भी नहीं। प्यास लगने पर स्कूल में रखा पानी का घड़ा उसके लिए वर्जित है। शारीरिक प्यास अपनी जगह है, लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक ऐसा घाव है जो सिर्फ एक बार नहीं दिया जा रहा, ये रोज खुरेदा जा रहा था। रोज। आमतौर पर जब बुनियादी मानवीय गरिमा को इस तरह कुचला जाता है ना, तो इंसान या तो पूरी तरह से हार मानकर व्यवस्था के आगे घुटने टेक देता है, या फिर उसके अंदर एक अंधी आक्रामकता पैदा हो जाती है। सही बात है। लेकिन दस्तावेज हमें उस रात का जो दृश्य दिखाते हैं वो बिल्कुल अलग है। वो बच्चा घर के अंधेरे में एक टिमटिमाते दीपक के नीचे बैठा है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो बच्चा रो रहा है। आंखों में आंसू होने के कारण किताब के शब्द धुंधले दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी नजरें उस फटी हुई किताब पर गड़ी हैं। बिल्कुल। ये मुझे एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी प्रतिक्रिया लगती है। मेरा मतलब है, ऐसा अमानवीय अपमान झेलने के बाद कोई बच्चा किताब क्यों घूरता रहेगा? शिक्षा और इस गहरे मनोवैज्ञानिक दर्द के बीच आखिर क्या मैकेनिक्स काम कर रही हैं? इसको समझने के लिए ना हमें संसाधनों की राजनीति और नियंत्रण के मनोविज्ञान को देखना होगा। उस सामाजिक व्यवस्था में पानी, जमीन, सामाजिक रुतबा, ये सब फिजिकल चीजें, हाँ, ये सभी भौतिक या सामाजिक संपत्तियां थी जिन पर समाज के खास वर्ग का बड़ा कड़ा नियंत्रण था। जब किसी व्यक्ति को इन संसाधनों से व्यवस्थित तरीके से वंचित किया जाता है तो उसे ये बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है कि भौतिक चीजें हमेशा छीनी जा सकती हैं। अच्छा, मतलब जिन चीजों को छुआ जा सकता है उन पर किसी और का कब्जा हो सकता है। ये तो बहुत डीप बात है। ठीक यही बात है। लेकिन ज्ञान और शिक्षा वो एक अमूर्त संपत्ति है। ये वो एकमात्र करेंसी है जिसे एक बार हासिल कर लिया जाए तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी ताकतवर वर्ग उसे आपसे छीन नहीं सकता। तो उस क्षण में वो फटी हुई किताब सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो बच्चा शायद अपने अवचेतन में ये समझ रहा था कि जिस व्यवस्था ने उस पर हर तरफ से ताले जड़ दिए हैं, हाँ, उस व्यवस्था को तोड़ने की चाबी शारीरिक ताकत से नहीं बनेगी, वो बौद्धिक पूंजी से ही गढ़ी जा सकती है। एग्जैक्टली। आंखों में आंसू और धुंधले शब्द इस बात का प्रमाण है कि ये कोई आदर्श या रोमांटिक दृश्य नहीं था। ये एक बेहद दर्दनाक कोपिंग मैकेनिज्म था। शिक्षा उस बच्चे के लिए कोई शौक नहीं था, वो अपने अस्तित्व को मिटने से बचाने की अंतिम ढाल बन चुकी थी। ये वाकई एक बहुत ही गहरा नजरिया है। एक ऐसी व्यवस्था जो आपको भौतिक रूप से पंगु बना रही है, वहां बौद्धिक रूप से खुद को सशक्त करना ही सबसे बड़ा विद्रोह है। हाँ, वही सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसी संघर्ष के बीच कहानी में एक ऐसा प्रतीकात्मक क्षण आता है जो पूरे विमर्श की दिशा बदल देता है। बच्चा रो रहा है, तभी हवा का एक तेज झोंका आता है। और सामान्यतः ऐसे झोंके से दीपक बुझ जाना चाहिए। वही तो, पर यहाँ लौ और तेज हो जाती है। उसी समय एक आंतरिक आवाज गूंजती है कि भीम,
अगर आज तू टूट गया तो आने वाली पीढ़ियां कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। जानते हैं, इंजीनियरिंग की दुनिया में एक प्रक्रिया होती है जिसे स्ट्रेस टेस्टिंग कहा जाता है। किसी पुल या इमारत के डिजाइन को पास करने से पहले उस पर उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा दबाव डाला जाता है, ये देखने के लिए कि वो कहां से टूटता है। हाँ। तो क्या हम कह सकते हैं कि समाज की उस क्रूर व्यवस्था ने भी उस बच्चे की एक तरह से स्ट्रेस टेस्टिंग की थी, ये सोचकर कि वो इस दबाव में पूरी तरह बिखर जाएगा? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये स्ट्रक्चरल तुलना यहाँ बहुत ही सटीक बैठती है। उस व्यवस्था ने उस बच्चे पर अलगाव और अपमान का अधिकतम दबाव डाला, एकदम लिमिट तक पुश कर दिया। हाँ। लेकिन यहाँ उस व्यवस्था का दांव उल्टा पड़ गया। उस स्ट्रेस टेस्टिंग ने उस बच्चे को नहीं तोड़ा, बल्कि उस बच्चे के सामने खुद उस सामाजिक व्यवस्था की जो ढांचागत कमजोरियां थीं, उनको पूरी तरह नंगा कर दिया। वेट, कैसे? इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। देखिए, जब वो आंतरिक आवाज कहती है कि आने वाली पीढ़ियां कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी, तो ये केवल एक दुखी बच्चे का खुद को दिलासा देना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। शिफ्ट ऑफ माइंडसेट जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। आमतौर पर जब हम किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हमारा पूरा ध्यान खुद को बचाने पर होता है, अपनी सर्वाइवल पर। सही बात है, हम बस उस दर्द से निकलना चाहते हैं। लेकिन उस हवा के झोंके और उस चरम दबाव के बीच उस बच्चे ने अपने व्यक्तिगत दर्द को एक हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट की तरह देखा। उसे ये समझ में आ गया कि ये जो प्यास है, ये जो अपमान है, ये सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही एक मशीनरी का हिस्सा है जो लाखों लोगों को कुचल रही है। यानी वो दर्द अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, वो एक सामूहिक जिम्मेदारी बन गया। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां वो लौ वास्तव में तेज होती है। संकल्प सिर्फ ये नहीं था कि मैं सफल होकर दिखाऊंगा, संकल्प ये था कि मैं इस पूरी मशीनरी को ही बदल डालूंगा। अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी से जोड़ देना। ओ वाह, यही वो शक्ति थी जिसने उस दबाव को टूटने के बजाय एक अटूट ताकत में बदल दिया। उस रात उसने सिर्फ ये नहीं सीखा कि पढ़ना कैसे है, बल्कि ये सीखा कि इस दर्द को उस ऊर्जा में कैसे बदलना है जो एक दिन उस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर सके। सही कहा आपने। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये विश्लेषण उस घटना के पीछे की पूरी रूपरेखा को खोल कर रख देता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा वैचारिक और व्यवहारिक सवाल उठता है। जी बताइए। जब हम समय में आगे बढ़ते हैं तो वृत्तांत हमें बताता है कि सालों बाद वही लड़का एक विशाल हॉल में हजारों उम्मीद भरी आंखों के सामने खड़ा है। उसकी आवाज में आग है, शब्दों में क्रांति है, और वो घोषणा करते हैं कि जिस दर्द को मैंने सहा है वो अब किसी और को नहीं सहना पड़ेगा। हाँ। पर मेरी उलझन यहाँ ये है कि दर्द को गुस्से में बदलना एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। अगर किसी से उसका बुनियादी हक छीना जाता है तो वो बगावत करेगा, मंच से आग उगलते हुए क्रांतिकारी भाषण देगा। ये समझना आसान है, राइट। लेकिन आवाज में आग होने और एक बेहद शुष्क, जटिल और टेक्निकल दस्तावेज यानी एक देश का संविधान लिखने के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। जमीन आसमान का फर्क है। वही ना, एक विद्रोही नेता होने और एक संविधान निर्माता होने में कितना फर्क है। ये स्रोत ये कैसे स्थापित करता है कि ये संविधान केवल कानूनों का एक नीरस पुलिंदा नहीं है, बल्कि उसी बचपन की प्यास का सीधा जवाब है। ये टेक्निकली रूप से कैसे हुआ? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमें क्या हुआ से कैसे हुआ की ओर ले जाता है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान आर्टिकल्स और लीगल भाषा पर होता है। हाँ, वही बोरिंग लगने वाली चीज है। पर अगर हम इसकी मैकेनिक्स को समझें तो संविधान असल में सत्ता और शक्ति के हस्तांतरण का एक उपकरण है। सत्ता का हस्तांतरण मतलब ये सिर्फ नियम तय नहीं कर रहा है, बल्कि ये तय कर रहा है कि ताकत किसके हाथ में होगी। सही कहा। गांव के उस स्कूल को याद कीजिए, वहां पानी पीने का अधिकार किस पर निर्भर था? मास्टर की दया पर या फिर उस सामाजिक हायरार्की पर? एग्जैक्टली। सत्ता उन लोगों के हाथ में थी जो तय करते थे कि कौन पानी पिएगा और कौन नहीं। एक विद्रोही भाषण शायद उस मास्टर को डरा सकता है या कुछ समय के लिए उस नियम को तोड़ सकता है, लेकिन वो उस पूरी व्यवस्था को जड़ से नहीं उखाड़ सकता। भीमराव अंबेडकर ये बात बहुत गहराई से समझते थे कि जब तक दया को हटाकर उसकी जगह अधिकार को स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। वेट, तो संविधान असल में उस दया की जरूरत को ही खत्म कर देता है। बिल्कुल। संविधान ने क्या किया,
उसने उस पानी के घड़े पर से उस सामाजिक वर्ग का कब्जा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और उसे हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, ये उस व्यक्तिगत पीड़ा और उस गुस्से को एक बेहद ठंडे, निष्पक्ष और संस्थागत ढांचे में ढालने की प्रक्रिया थी, जिसे चेंज करना आसान ना हो। हाँ, अनुच्छेद 15 या 17 जैसे कानून सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं है, ये वो संस्थागत तंत्र हैं जो समाज की उस क्रूरता के खिलाफ एक स्थायी ढाल का काम करते हैं। उन्होंने अपने बचपन के उस दर्द को लिया और उसे एक ऐसी कानूनी मशीनरी में बदल दिया जो ये सुनिश्चित करती है कि अब किसी भी बच्चे को पानी पीने के लिए किसी की दया का मोहताज ना होना पड़े। यही वो विशाल बदलाव था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने गुस्से से चीजों को जलाने के बजाय उस गुस्से का इस्तेमाल एक ऐसा आर्किटेक्चर खड़ा करने में किया जो उस पुरानी इमारत की जगह ले सके। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। ये वाकई एक बहुत ही शानदार विचार है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्रांति सिर्फ सड़कों पर होती है, लेकिन यहाँ क्रांति संविधान सभा के भीतर कानूनी अनुच्छेदों के जरिए हो रही थी। एक ऐसी क्रांति जो शोर नहीं मचाती, लेकिन समाज के डीएनए को बदल देती है। और शायद यही वजह है कि स्रोत इंटेंशनली जंजीरों को तोड़ने और बराबरी देने की बात करता है। ये जंजीरें लोहे की नहीं थी, ये अमानवीय सामाजिक नियमों की जंजीरें थीं, जिन्हें सिर्फ एक उच्च कानूनी अधिकार द्वारा ही काटा जा सकता था। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे इतिहास का एक अध्याय पूरी तरह से बंद हो गया और एक हैप्पी एंडिंग मिल गई। लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज हैं, उनका अंतिम हिस्सा एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, वही तो। वो इस बात पर जोर देते हैं कि आज भी जब कोई विद्यार्थी अन्याय का सामना करता है और अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता, जब कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, तो भीम के दिल की वही आग फिर से भड़क उठती है। ये इस पूरे विचार की एक जीवंत विरासत है, एक लिविंग लेगेसी। तो इसको हम एक रिले रेस की तरह देख सकते हैं ना, जहां जो बातों पास किया जा रहा है वो असल में एक आग है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे देखें तो इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। कैसा सवाल? वो जो आखिरी वाक्य है स्रोत का, डरना मत, बदलना है तो जलना पड़ेगा, ये थोड़ा असहज करने वाला लगता है। क्यों? क्योंकि जलने का विचार आमतौर पर विनाश या राख हो जाने से जुड़ा होता है। क्या ये किसी प्रकार के बलिदान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है? तो हाँ, ये डरावना लगता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ थर्मोडायनामिक्स के उस नियम की तरह है, जहाँ ऊर्जा पैदा करने के लिए किसी न किसी चीज का जलाया जाना आवश्यक है। अच्छा, जैसे इंजन में फ्यूल जलता है। एग्जैक्टली। लोकतंत्र और समानता का जो ये विशाल इंजन डॉक्टर अंबेडकर ने डिजाइन किया था, वो अपने आप नहीं चलता। इसके लिए लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? वो आती है निरंतर संघर्ष से। जलने का अर्थ यहाँ राख होना नहीं है, बल्कि तपकर निखरना है। उस असुविधा, उस सामाजिक विरोध और उस व्यक्तिगत संघर्ष को झेलना है जो किसी भी बदलाव के साथ आता है। तो जब कोई युवा अन्याय को चुपचाप सहने के बजाय उसके खिलाफ खड़ा होता है, तो वो असल में अपने आराम और सुरक्षा की भावना को जला रहा होता है। ओ, समझ गया। वो उस निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा होता है जो उस संवैधानिक इंजन को चालू रखती है। बिल्कुल। बदलाव एक आरामदायक प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसी फ्रिक्शन पैदा करने वाली प्रक्रिया है जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़ती है, और इसी फ्रिक्शन से वो आग पैदा होती है जो समाज को आगे ले जाती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक व्याख्या है। मतलब ये कोई रोमानी कविता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखने की व्यावहारिक कीमत है जो हर पीढ़ी को चुकानी पड़ती है। और इसी में उस फटी हुई किताब वाले बच्चे की सच्ची जीत है। चर्चा को समेटते हुए अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ रखकर देखें तो हमारे सामने एक बेहद शक्तिशाली और जटिल चित्र उभरता है। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में सबसे दूर बैठाया गया, जिसे प्यास लगने पर पानी नहीं दिया गया क्योंकि समाज उसे अछूत मानता था। हाँ, उस बच्चे ने उस असीम पीड़ा को अपने अंदर दबे रहने या खुद को नष्ट करने का कारण नहीं बनने दिया। इसके बजाय उसने उस पीड़ा का विश्लेषण किया, ये समझा कि ज्ञान ही वो शक्ति है जिसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर उस पूरी अमानवीय व्यवस्था की कमजोरियों को समझते हुए एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जिसने उस पानी के घड़े को पूरी देश के लिए, हर इंसान के लिए खोल दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर निष्ठा और ज्ञान हो तो किसी भी प्रकार के व्यवस्थित अन्याय को उखाड़ फेंका जा सकता है।
ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी। ये संस्थागत भेदभाव के खिलाफ बौद्धिक दृढ़ता की जीत थी। सही बात है। इस गहरी चर्चा ने निश्चित रूप से इतिहास के उस पन्ने को एक बिल्कुल नए और वैज्ञानिक नजरिए से देखने का मौका दिया है। लेकिन जाते जाते इस पूरी सोर्स मटेरियल से उभरने वाला एक ऐसा विचार है जो हम सब के लिए एक गहरे आत्ममंथन का विषय हो सकता है। वो क्या है? हमने ये तो समझ लिया कि जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब वो संघर्ष करता है, तो वो उस आग को जिंदा रखता है, उस इंजन को ऊर्जा देता है। लेकिन जरा इसके दूसरे पहलू पर विचार कीजिए। जब हम अपने आसपास किसी के अधिकारों को कुचला जाता देखते हैं, जब हम किसी को व्यवस्था के हाथों अपमानित होता देखते हैं और हम बस चुपचाप खड़े रहते हैं, तो क्या हमारी वो चुप्पी महज एक तटस्थ रुख है? ये सच में एक चुभने वाला सवाल है। या फिर क्या हमारी वो चुप्पी ही वो वैक्यूम है जो ऑक्सीजन को खींचकर उस आग को बुझाने का काम कर रही है, जिसे उस बदलाव को जिंदा रखना चाहिए था? ये एक ऐसा विचार है जिस पर बहुत गहराई से सोच